ओके जी, इस वीडियो के अंदर हमारे पास है चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट। तो फर्स्ट वीक के अंदर जितनी डेवलपमेंट होती है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ओवेरियन साइकिल। तो फर्स्ट वीक के अंदर जितने इवेंट्स हो रहे हैं उनमें पहला इवेंट जो है वो हमारे पास है ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल के बाद हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हमारे पास फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास क्लीवेज। और क्लीवेज के एंड के ऊपर जब हमारे पास फर्स्ट वीक एंड हो जाएगा तो फर्दर जो है ना वो इम्प्लांटेशन होगी। तो जो हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंसेज हैं, तो सीक्वेंसेज ऑफ द चेंजेस अकरिंग एवरी 28 डेज इन द कॉर्टेक्स ऑफ द ओवरी फ्रॉम द प्यूबर्टी टिल द मेनोपॉज इंक्लूड। तो जो हमारे पास चेंजेस हो रही हैं 28 डेज के अंदर ओवरी के कॉर्टेक्स के अंदर, उनको हम ओवेरियन साइकिल के अंदर पढ़ते हैं। ओवेरियन साइकिल की बेसिकली यहाँ पे 3 फेजेज हैं, एक फॉलिकुलर फेज है, एक ओवुलेशन है और तीसरी हमारे पास लुटियल फेज है। जो हमारे पास फॉलिकुलर फेज है इसमें ओवोजेनेसिस होगी, ओवा प्रोड्यूस होगा। इसमें होगा क्या कि जो प्राइमोरियल फॉलिकल है वो फर्दर मैच्योर होगा विद द हेल्प ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्राइमोरियल फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा और वो जो है ना वो मैच्योर वेजिकुलर ग्राफियन फॉलिकल बना देगा। और इस सारे प्रोसेस में 14 दिन लगते हैं। 14 दिन के बाद जो है प्राइमोरियल फॉलिकल जो है वो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके अलावा जो सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जो हमारे पास मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करना शुरू कर देगा। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड फेज आती है, फॉलिकुलर फेज जब खत्म होती है तो सेकंड फेज आती है हमारे पास ओवुलेशन। जब इंक्रीज इन द लुटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज इन रिस्पांस टू द एस्ट्रोजन, जब ग्राफियन फॉलिकल जो है वो मैच्योर हो जाता है तो वो एस्ट्रोजन रिलीज करता है। एस्ट्रोजन जो है वो फर्दर जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करती है, वहां से लुटिनाइजिंग हार्मोन की रिलीज को इंक्रीज करवाती है। और रप्चर ऑफ द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, उसकी वजह से जब लुटिनाइजिंग हार्मोन की सर्ज होती है उसकी वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है और वहां से जो ओवा है वो रिलीज हो जाता है। एस्केप ऑफ द सेकेंडरी ओवोसाइट इनटू द यूट्राइन ट्यूब ऑन द 14th डे। 14वें दिन पे क्या होगा कि जो हमारे पास सेकेंडरी ओवोसाइट है वो यूट्राइन ट्यूब के अंदर जो है वो रिलीज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे पास लुटियल फेज है वो स्टार्ट हो जाएगी। जब फॉलिकल जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और उसकी वजह से क्या होगा, लुटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा होगा, तो लुटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा। तो पीछे वाली जो चीज़ बच जाएगी वो येलो बॉडी होगी, उसको हम कार्पस लुटियम कहेंगे। अब होगा ये कि ओवा जो है वो हमारे पास फैलोपियन ट्यूब के अंदर रिलीज हो गया है और पीछे हमारे पास ओवरीज के अंदर कार्पस लुटियम बच गया है। अब अगर कार्पस लुटियम जो है, अगर ओवा जाके फर्टिलाइज हो जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो कार्पस लुटियम जो है वो कार्पस लुटियम ऑफ प्रेगनेंसी बन जाएगा और वो फर्दर जो है वो बड़ा होता जाएगा साइज में। कार्पस लुटियम साइज में बड़ा होता जाएगा। अगर कार्पस लुटियम जो है वो बन चुका है, ओवा जो है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर रिलीज हो गया है लेकिन उसकी ओवा की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर तो जो हमारे पास कार्पस लुटियम है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा और वाइट कलर में चला जाएगा, उसको हम कार्पस एल्बिकांस कहेंगे। कार्पस एल्बिकांस जो है वो वाइट बॉडी है और ये 10 दिन के बाद जो है वो डीजनरेट होगा। अब कार्पस लुटियम जो है, अब जो हमारे पास कार्पस लुटियम था जो कि आफ्टर द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल जो पीछे बच गया था ग्राफियन कार्पस लुटियम, उसका काम क्या है? जो हमारे पास कार्पस लुटियम है ये बेसिकली सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन जो है ये एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करेगा ऑफ द यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसको तैयार करेगा फॉर द इम्प्लांटेशन और इसके साथ साथ जो है ना वो एस्ट्रोजन यहाँ से रिलीज होगा। जो कार्पस लुटियम ऑफ द प्रेगनेंसी परसिस्ट अप टू 5 मंथ्स, ये 5 मंथ तक जो है ना वो कार्पस लुटियम रहता है। उसके बाद ये डीजनरेट हो जाता है। जब डीजनरेट हो जाता है तो फर्दर इसका जो वर्क है वो बेसिकली प्लेसेंटा लेना शुरू कर देता है। प्लेसेंटा जो है ना वो सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे आप एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक सेकेंडरी ओवोसाइट है। सेकेंडरी ओवोसाइट की सराउंडिंग में हमारे पास ज़ूना पेलोसिडा है, जो कि ये एक हमारे पास ये वाली लेयर है ज़ूना पेलोसिडा की। और ज़ूना पेलोसिडा के बाद हमारे पास कोरोना रेडिएटस की लेयर है, जो हमारे पास क्यूबिकल सेल्स हैं जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा फॉलिकल के दरमियान में एक लार्ज कैविटी होगी, इसको हम एंट्रम कहेंगे। और एंट्रम के बाहर जो है ना वो जो हमारे पास कोरोना रेडिएटा है उसके बाद हमारे पास एक लेयर होगी सेल्स की, उस सेल की लेयर को हम थीका इंटरना कहेंगे। अब थीका इंटरना के बाहर एक और लेयर होगी डिफरेंट सेल्स की जो कि सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल स्क्वामस सेल टाइप होगी, उसको हम थीका एक्सटर्ना कहते हैं।
तो ये था हमारे पास ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल के बाद जो हमारे पास सेकंड प्रोसेस जो कि हमारे पास फर्स्ट वीक के अंदर हो सकता है, वो हमारे पास है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सीरीज़ ऑफ द इवेंट्स हैं, ये सारे इवेंट्स हैं जो कि एंडोमीट्रियम ऑफ द यूट्रस के अंदर होते हैं, अकम्पेन्ड विद द ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल के साथ साथ, ओवेरियन साइकिल तो ओवरी में हो रहा था, अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो यूट्रस के अंदर हो रहा है इन दी लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। इसमें क्या होता है, इसमें भी उसी तरह 3 फेजेस होती हैं। एक हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज़ है, दूसरी हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज़ है, और तीसरी फेज़ हमारे पास प्रोजेस्टेशनल फेज़ है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास सबसे पहली फेज़ स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज़। मेंस्ट्रुअल फीड को हम ब्लीडिंग फेज़ भी कहते हैं। ये पहले 4 से 5 दिन तक रहती है। इसमें होता क्या है, इसमें स्लजिंग होती है सुपरफिशियल फंक्शनल लेयर। जो एंडोमेट्रियम है इसकी सबसे सुपरफिशियल जो लेयर है उसकी स्लजिंग होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से हैमरेज होगा, और हैमरेज कैन लीड टू फर्दर ब्लीडिंग होगी। और उसके बाद जो थिकनेस होती है एंडोमेट्रियम की 0.5 मिलीमीटर होती है। जब मेंस्ट्रुअल फेज़ ख़त्म हो जाती है 4 से 5 दिन के बाद, तो 5वें से फर्दर जो है जो कंटिन्यू होगी वो हमारे पास फेज़ होगी प्रोलिफरेटिव फेज़। प्रोलिफरेटिव फेज़ को हम फॉलिकुलर फेज़ भी कहते हैं और एस्ट्रोजेनिक फेज़ भी कहते हैं। तो ये बेसिकली 10 दिन तक रहेगी। इसके अंदर ओवुलेशन होगी एट द एंड ऑफ दिस फेज़। जब हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज़ एंड होगी उस वक़्त जो हमारे पास ओवुलेशन है वो हो जाएगी। और ओवुलेशन होने की वजह से क्या होगा, ओवा जो है वो उसके अंदर फॉलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाएगा। ओवा जो है वो फॉलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाएगा और कार्पस लूटियम बन जाएगा। कार्पस लूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो फर्दर जो आएगा उसके ऊपर एंडोमेट्रियम के ऊपर, और सरफेस एपिथेलियम जो है वो सरफेस एपिथेलियम बनना शुरू हो जाएगी। और जो शेड ऑफ पार्ट था, जो वाला पार्ट जहाँ से जो स्लजिंग हो गई है एंडोमेट्रियम की, वो दोबारा बनना शुरू हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सरफेस एपिथेलियम। नई आर्टरीज और वेन बनना शुरू हो जाएंगी, नए ग्लैंड्स बनेंगे जो कि स्ट्रेट और लॉन्गर होना शुरू हो जाएंगे, और एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो 4 मिलीमीटर तक पहुँच जाएगी। उसके बाद जब हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज़ ख़त्म होती है, प्रोलिफरेटिव फेज़ या फॉलिकुलर फेज़ या एस्ट्रोजेनिक फेज़ जब ये एंड होगी, तो उसके बाद हमारे पास जो फेज़ स्टार्ट होगी वो हमारे पास है प्रोजेस्टेशनल फेज़। प्रोजेस्टेशनल फेज़ में को हम सिक्रेटरी फेज़ भी कहते हैं और लूटियल फेज़ भी कहते हैं। इसमें होगा ये जो फेज़ है ये 10 से 14 दिन तक रहेगी, और इसके अंदर जो आर्टरीज, वेन्स और ग्लैंड्स हैं वो टार्टवस हो जाएंगे और वो लॉन्ग हो जाएंगे। और जो एंडोमेट्रियम है वो कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। एंडोमेट्रियम जो 3 लेयर से एंडोमेट्रियम की 3 लेयर्स बन जाएंगी, और एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो है वो इंक्रीज़ होकर 7 मिलीमीटर तक पहुंच जाएगी। तो आप यहाँ पे चेंजेस देख सकते हैं एंडोमेट्रियम के अंदर ड्यूरिंग दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा हो तो आप जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर चेंजेस को देख सकते हैं। ये हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज़ है जिसके अंदर जो है ना वो ब्लीडिंग हो रही होगी। इसमें क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस जो है ना वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। डिक्रीज़ होने की वजह जो है ना वो स्लजिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम है। उसके बाद क्या होगा, फॉलिकुलर फेज़ और प्रोलिफरेटिव फेज़ स्टार्ट होगी। इसमें जो एंडोमेट्रियम है वो प्रोलिफरेट करना शुरू होगी और वो उसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू होगी। इसके साथ साथ इसके अंदर जितनी आर्टरीज़ हैं वो भी इनलार्ज होना शुरू हो जाएंगी, और इसके जो ग्लैंड्स हैं वो भी इनलार्ज होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये तकरीबन जो है ना वो 10 दिन तक रहेगी, और इस फेज़ के एंड के ऊपर जो है ना ओवुलेशन होगी। ओवुलेशन इस फेज़ के अंदर ओवुलेशन होगी, और ओवुलेशन होने के बाद कार्पस लूटियम बन जाएगा। कार्पस लूटियम जो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा जो कि नरिश करेंगे इस एंडोमेट्रियम को। जब वो इस एंडोमेट्रियम को नरिश करेंगे, मैच्योर होना शुरू हो जाएगी, और फर्दर जो है अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है और जो एम्ब्रियो है वो बन जाता है, तो जो हमारे पास जाइगोट है वो फर्दर आके इम्प्लांट होगा एट द एंड ऑफ जो हमारे पास फर्स्ट वीक है। उसमें प्रोजेस्टेशनल फेज़ के अंदर जो है ना वो आएगा। जब वो इम्प्लांटेशन हो रही होगी तो एंडोमेट्रियम की फेज़ प्रोजेस्टेशनल फेज़ होगी, सिक्रेटरी फेज़ होगी। इसके अंदर जो हमारे पास आर्टरीज हैं वो टार्टस होंगी, और ग्लैंड जो है वो लार्ज इन साइज़ होंगे, और जो हमारे पास थिकनेस होगी वो 7 मिलीमीटर से ज़्यादा हो सकती है एंडोमेट्रियम की। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक आ रहा है फर्स्ट वीक के अंदर, वो है फर्टिलाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास इवेंट्स हैं वो फर्टिलाइजेशन और फर्दर क्लीवेज है, जो कि फर्स्ट वीक के अंदर होते हैं। इसमें होता क्या है, मीटिंग एंड यूनियन ऑफ स्पर्म एंड सेकेंडरी ओवोसाइट और फॉर्म करते हैं एक जाइगोट को। जब स्पर्म और सेकेंडरी ओवोसाइट आपस में मिलेंगे
तो एक नया सेल या एक नया टिश्यू बना देंगे, उसको हम जाइगोट कहेंगे। जाइगोट में 2n अमाउंट ऑफ डीएनए होता है और ये जो फर्टिलाइजेशन है ये यूजुअली एम्पूला ऑफ फॉलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। और इसकी जो फेजेस हैं फर्टिलाइजेशन की, उनमें सबसे पहली जो फेज़ है वो ये है कि इसमें पेनिट्रेशन होती है टू ऑफ द कोरोना रेडिएटा, यानी कि जो स्पर्म है वो ओवा के अराउंड जो कोरोना रेडिएटा है उसको पेनिट्रेट करेगा। 300 से 500 मिलियन जो स्पर्म है वो रीच करते हैं सर्विक्स ऑफ वेजाइना को, और 300 से 500 जो स्पर्म्स है वो माइग्रेट करते हैं टू द सरफेस ऑफ द ओवम बाय द कंसंट्रेशन बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर्स ऑफ द यूटेराइन वॉल। यानी कि टोटल जो हमारे पास स्पर्म जो कि हमारे पास यहाँ पे सर्विक्स तक वेजाइना के अंदर पहुँचे हैं वो 300 से 500 मिलियन है। अब उन 300 से लेके 500 मिलियन में से 300 से सिर्फ 500 जो स्पर्म है वो माइग्रेट करके ओवा तक पहुँचेंगे विद द हेल्प ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स की कंट्रैक्शन जो कि यूट्राइन वाल के अंदर होते हैं। और उन 300 से 500 स्पर्म्स के दरमियान में से सिर्फ एक स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करेगा ओवम को, तो विद दी हेल्प आफ्टर पेनिट्रेटिंग दी कोरोना रेडिएटा। उसके बाद हो गई पेनिट्रेशन ऑफ जूना पेलोसिडा। जूना पेलोसिडा जो है वो एक लेयर है जो कि कोरोना रेडिएटा के अंदर होती है। प्रिपरेशन ऑफ द स्पर्म टू बी एबल टू पेनिट्रेट दी ओवम बाय इंक्रीजिंग देयर मोटिलिटी एंड मेच्योरेशन। और सबसे पहले जो है ना वो स्पर्म जो है वो अपनी पेनिट्रेशन को, सबसे पहले हमारे पास कैपेसिटेशन होगी। कैपेसिटेशन में क्या होगा कि वो जो स्पर्म है वो इंक्रीज़ करेगा अपनी मेच्योरेशन और मोटिलिटी को। मोटिलिटी इंक्रीज़ होगी, मेच्योरेशन होगी, और वो जो स्पर्म है वो एबल हो जाएगा ताकि वो जूना पेलोसिडा को जो है वो पेनिट्रेट कर सके। ये जो फेज़ है ये 6 घंटे तक रहती है। और पेनिट्रेशन ऑफ द जूना पेलोसिडा अकर्स अंडर द इफेक्ट ऑफ द एक्रोसिन। एक्रोसिन जो एंजाइम है जो कि हेड ऑफ एक्रोसोम के अंदर होता है, रिलीज फ्रॉम द एक्रोसोम। एक्रोसोम रिएक्शन के बाद तो हेड ऑफ जो स्पर्म है वहाँ से जो एक्रोसिन एंजाइम है वो रिलीज़ होगा और वो डाइजेस्ट कर देगा हमारे पास जूना पेलोसिडा को। जूना पेलोसिडा इम्परमिएबल वो जो है वो पेनिट्रेट कर जाएगा जूना पेलोसिडा को, और सेल जो है वो जो स्पर्म है वो ओवा के अंदर एंटर हो जाएगा। जब ओवा के अंदर एंटर होगा तो जूना पेलोसिडा जो है ना वो इम्परमिएबल हो जाएगा टू दी अदर स्पर्म्स, और उस जो हमारे पास कंडीशन को हम कहेंगे कि अब ये जूनल ब्लॉक के अंदर चला गया है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड फेज़ आती है फर्टिलाइजेशन की, वो फार्मेशन ऑफ जाइगोट है। फार्मेशन ऑफ जाइगोट के अंदर क्या होगा, स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट इनटू द सेकेंडरी ओवोसाइट, और सेकेंडरी ओवोसाइट के अंदर जब वो जाएगा तो सेकेंडरी ओवोसाइट जो है वो अपनी सेकंड मियोटिक डिवीजन जो है उसको कंप्लीट कर लेगा जो कि मेटाफेज 2 के अंदर है रेस्टी, और मेच्योर ओवम जो है वो बनेगा और सेकंड पोलर बॉडी वहाँ पे बना के उसको बाहर भेज देगा। उसके बाद क्या होगा, सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। सेकंड पोलर बॉडी बनने के बाद सेकंड पोलर बॉडी जो है ना वो अलहदा चली जाएगी और सेल जो है वो मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर सेल के साथ जो है वो स्पर्म का जो न्यूक्लियस का वाला मटेरियल है वो आपस में मिलेंगे और वो जो है वो फर्दर एक जाइगोट बना देंगे। होगा ये कि जो फीमेल है उसका जो ओवा है उसका प्रो न्यूक्लियस और जो मेल है उसका प्रो न्यूक्लियस वो आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे और एक स्ट्रक्चर बना देंगे जिसका हम जाइगोट कहेंगे। जो प्रो न्यूक्लियस है फीमेल का वो बेसिकली न्यूक्लियस ऑफ मैच्योर ओवम है, और जो मेल का प्रो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म है, आपस में मिलकर जाइगोट बना देंगे। अब जो मेल के गैमीट्स हैं, मेल के जो हमारे पास स्पर्म है वो डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द जाइगोट। अगर हमारे पास XX हमारे पास क्रोमोसोम्स होंगे तो वो हमारे पास होगा मेल। अगर हमारे पास XY होगा तो वो हमारे पास मेल होगा। अगर वो हमारे पास XX क्रोमोसोम होंगे तो वो हमारे पास फीमेल प्रोड्यूस होगी। तो उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास XX और XY जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर की। हेरिडिटी जो इसका कैरेक्टर है वो क्या है, तो स्टिमुलेशन एंड इनिशिएशन ऑफ द सेगमेंट। उसके बाद जो है ना वो जो सेगमेंटेशन है जाइगोट की वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास जूना पेलोसिडा, ये हमारे पास कोरोना रेडिएटा और ये हमारे पास पोलर बॉडीज़ हैं जो कि बाद में बनेंगी जब ये ओवा हमारे पास मैच्योर हो जाएगा। स्पर्म जब एंटर हो जाएगा इसके अंदर ओवा के अंदर, उस वक्त इनके जो प्रो न्यूक्लियाई हैं वो आपस में फ्यूज़ होकर एक जाइगोट बना देंगे। सेंट्रल न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म और इसके अलावा इसकी सेल मेम्ब्रेन होगी। उसके बाद ये जो जाइगोट है ये फर्दर क्लीवेज में जाएगा। क्लीवेज में जो है ना वो एक
रैपिड माइटोटिक डिवीजन होती है। इसके अंदर एक सेल जो है वो 2 सेल स्टेज में चला जाएगा, 2 सेल में कन्वर्ट होगा, और वो जो है वो रिडक्शन डिवीजन के ज़रिए 4 सेल स्टेज में चला जाएगा। उसके बाद जो है ना वो मोरूला में चला जाएगा, जो कि मोर दैन 16 सेल स्टेज है। मोरूला जो है वो फर्दर उसमें क्या होगा कि मोरूला जो है वो फर्दर फिर इनर सेल मैस और आउटर सेल मैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इनके दरमियान में एक कैविटी बन जाएगी जिसका हम ब्लास्टोसील कहेंगे, और इसको ब्लास्टोसिस्ट कैविटी भी कहते हैं। और ये जो सारी स्ट्रक्चर बनेंगी इसको हम ब्लास्टूला कहेंगे। तो जो लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो कि वीक 1 के अंदर होता है वो हमारे पास क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होता है कि वन ऑफ द अर्ली ग्रोथ फेज है डिफाइंड एज अ सीरीज़ ऑफ द माइटोटिक डिवीजन। इसमें माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं सीरीज़ में, और ये होता है यूटेराइन ट्यूब के अंदर। ये बेसिकली रिडक्शन माइटोटिक डिवीजन है। सेल्स ऑफ द जाइगोट इंक्रीज इन द नंबर्स एंड बिकम द स्मॉलर। सेल जो है वो नंबर में ज़्यादा होंगे लेकिन साइज़ में छोटे होना शुरू हो जाएंगे। जाइगोट क्लीव्स आफ्टर 30 आवर्स फ्राम द फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगी उसके 30 घंटे के बाद जो जाइगोट है वो क्लीवेज करना शुरू हो जाएगा, और क्लीवेज के बाद जो सेल्स बनेंगे उनको हम ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं या फिर एम्ब्रियोनिक सेल्स कहते हैं। इनमें हमारे पास 2 सेल स्टेज होगी, 2 सेल बनेंगे, 4 सेल स्टेज 4, 8 सेल स्टेज, और इसके अलावा इसी तरह सो ऑन होता रहेगा। 3 दिन के बाद आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो ब्लास्टोमेयर है उसके 16 सेल बन चुके होंगे, और उस फेज़ को हम मोरूला स्टेज कहेंगे। जब 16 सेल स्टेज होगी तो उस सेल स्टेज को हम मोरूला कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा ज़ूना पेलोसिडा डीजनरेट होगा ऑन द डे 5 टू अलो द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। जब तक ज़ूना पेलोसिडा प्रेजेंट है उस वक्त तक जो जाइगोट है वो एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास आएगी फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोमेयर्स जो हैं विदाउट द ज़ूना पेलोसिडा वो उनको हम ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। उनके दरमियान में एक स्पेसिफिक कैविटी होगी। When the blastomere reaches the 120 cell stage, it is called the blastula। 128 जब सेल्स हो जाएंगे एक ब्लास्टोमेयर्स के, जब ब्लास्टोमेयर्स हो जाएंगे 128, तो उस कंडीशन में उस फेज़ को हम कहेंगे ये ब्लास्टूला फेज़ है। जो ब्लास्टूला है इसमें बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। उनमें जो पहली स्ट्रक्चर है वो हमारे पास एम्ब्रियोब्लास्ट है, जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट है, और जो तीसरी स्ट्रक्चर है वो हमारे पास ब्लास्टोसील है। जो हमारे पास एम्ब्रियोब्लास्ट है ये बेसिकली ब्लास्ट मीन प्रिमिटिव सेल्स, और ये गिव ओरिजिन टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो। ट्रोफोब्लास्ट जो है ये फीटल मेम्ब्रेन बनाएगा जिनमें प्लेसेंटा होगा, यॉक सैक और एमनियन बनेगी। ब्लास्टोसील जो है ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें आफ्टर द स्पर्म एंटर इनटू साइटोप्लाज्म, जब स्पर्म जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर हो जाएगा ऑफ द सेकेंडरी ओवोसाइट, जब सेकेंडरी ओवोसाइट के साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म एंटर हो जाएगा और उसकी जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं स्पर्म की और उसकी जो टेल है वो स्प्लिट हो जाएगी और डीजनरेट हो जाएगी। तो ऑल द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, तमाम माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है विद इन द जाइगोट इज़ ऑफ मैटरनल ओरिजिन, तो उसका जो डीएनए है वो मैटरनल ओरिजिन है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज़ ऑफ मैटरनल ओरिजिन। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कहते हैं, इसलिए आप अमेजिंगली कह सकते हैं कि ये एनर्जी अराइजेज फ्रॉम योर मदर। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट की जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स में एक आउटर लेयर है, आउटर लेयर को हम ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, और जो इनर लेयर है उसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट कहेंगे। एम्ब्रियोब्लास्ट फर्दर एम्ब्रियो बनाएगा, और ट्रोफोब्लास्ट जो है ना वो फर्दर जो है ना वो कन्वर्ट हो गया सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट में चला जाएगा। एम्ब्रियोब्लास्ट फर्दर एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में चला जाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, और ये जो है फर्दर प्लेसेंटा में कन्वर्ट होगा।